as chemical reactions and equations. We have done some part of it in 9th and 8th standard. We are just going to revise that once because this is a basis of your chemistry. Okay, so how are reactions taking place? What is happening in between them? What is a bond? All these things we are going to study in this chapter. So let's write the name first. Chemical reactions and equations. For knowing what is a chemical reaction, first of all you should know कि reaction किसके बीच में होता है, ठीक है? According to our 9th and 8th standard textbooks, we have elements in our periodic table. We all know periodic table. We have S block, P block, D block, F block. हमें पता है वो क्या होता है. उसके अंदर हर एक ब्लॉक में उन लोग ने कोई ना कोई एलिमेंट का नाम लिखा है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, करेक्ट? So what are these? These all are elements. ठीक है? तो समझो मेरे दो किसी भी टाइप के एलिमेंट्स के बीच में मैंने बॉन्ड बना दिया. फॉर एग्जाम्पल एक एलिमेंट है मेरे पास A, वैसे दो A साथ में आके कंबाइन हो गए, तो हम उसको बोलेंगे इट इज नाउ अ कंपाउंड. फर्स्ट अ सिंगल एलिमेंट अकेला रहेगा वो, तो वी आर गोइंग टू कॉल इट एज एलिमेंट. And when it is bonded with another element, तो उसको हम क्या बोलेंगे? It is a compound. Okay. Now, element ने किसी और के साथ में combination क्यों दिखाया? Why did it get combined with something else? इसको क्या जरूरत थी दूसरे element के साथ join होने की? First of all, हमारे पास एक rule होता है, उसको हम बोलते हैं octet rule. क्या बोलते हैं हम लोग उसको? We call it as octet rule. Now what does octet rule state? कोई भी एलिमेंट हो उसके आउटर मोस्ट शेल में हम लोग का एटम बनाना आता है. एटम का स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल मैंने फ्लोरीन ले लिया. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, ठीक है? 9 होता है उसका एटॉमिक नंबर. तो मतलब ये उसका न्यूक्लियस हो गया. ये फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट शेल में कितने? 2 निकल गए. 9 में से वी हैव 7 मोर इलेक्ट्रॉन्स. 1 2 3 4 5 6 7. ऑक्टेट रूल क्या बोलता है? ऑक्टेट रूल सेज द आउटर मोस्ट शेल, मतलब बाहर का सबसे बाहर का जो शेल है, जो सर्कल है, उसमें हमारे पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होना कंपल्सरी है. बट इसके पास बाहर की शेल में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो मतलब कि यहाँ पे एक स्पेस जो है वो एम्प्टी है. You do not have a complete octet. The outermost shell is incomplete. There are less than 8 electrons in your outermost shell. तो ये octet rule को अभी फॉलो नहीं कर रहा. तो according to octet rule, every element needs to have 8 electrons in the outermost shell. तो अभी वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन किसी और से लेना पड़ेगा. क्यों? बिकॉज फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 7 3 4 5 6 7. एक स्पेस एम्प्टी थी. मतलब फ्लोरीन किसी और से इलेक्ट्रॉन बोरो करेगा. किसी और से इलेक्ट्रॉन बोरो करेगा तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 8. ठीक है? So what did fluorine do? It took electron from someone else and it completed its octet. Now electron किसी से भी लेना या electron किसी को भी देना is that results into formation of a bond. मतलब कि फ्लोरीन ने किसी और एटम के साथ में अटैच किया तो उस एटम ने फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिया. ओके, what do you mean? Electron giving or taking creates into formation of compounds. Two elements will combine with each other only when there is give or take of electron. For example, ये taking of electron देख लिया, giving of electron देखते हैं हम लोग. We'll take example of
सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11. So first shell will have 2 electrons, second shell will have 8 electrons. Now 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, नेक्स्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स गए, मतलब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने ड्रॉ कर दिए. Now one more electron is left, so you cannot add it here because 8 electrons are complete. You will have to make one more shell and you are going to add 1 electron there. Octet rule क्या कहता है? सबसे बाहर वाला shell should have 8 electrons. सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब वहां पे 7 स्पेसेस जो है those are incomplete, they are not having any electrons inside it. Understood? So we have 7 spaces which are incomplete. Now what will sodium do? अब ये 7 spaces के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने की जगह वो क्या करेगा ना, ये एक इलेक्ट्रॉन को बाहर पुश कर देगा. If it removes 1 electron, तो ये पूरा शेल गायब हो जाएगा. Now sodium has 8 electrons in the outermost shell. So what did sodium do? It removed 1 electron outside. Okay. So taking off electrons to complete 8 electrons or giving away an electron to complete the octet will lead to formation of a compound. Okay. So यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो कोई और ले लेगा, यहाँ पर किसी और ने इस बात पे इलेक्ट्रॉन दिया. So whenever you give away electron, you take electron, you create a bond which results into formation of a compound. Now this can also be done by sharing. What do you mean by sharing? Let's take a simple compound. Let's take carbon. Carbon has 6 electrons. First shell में 2, second shell में 4. ठीक है? Next. Carbon has 4 electrons in the outermost shell. According to octet rule, we should have 8 electrons. Now, what will carbon do? Carbon will say to another carbon or some another element to share its electron. मतलब कि हाइड्रोजन के outermost shell में हमारे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है. Agree? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर is 1. So हाइड्रोजन को यहाँ पे उसने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करवाया. डार्क वन इज हाइड्रोजन का एटम एंड दिस वन इज कार्बन का एटम. तब इन दोनों ने शेयर किया तो हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. कार्बन के पास टोटल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4 एंड 5. ओके. सो कार्बन थॉट अरे दिस इज अ वेरी गुड आइडिया, आई कैन शेयर इलेक्ट्रॉन्स. इफ आई शेयर इलेक्ट्रॉन्स आई विल हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ it will take one more hydrogen. एक और हाइड्रोजन आया, उसने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया. अब कार्बन के पास कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Carbon took one more hydrogen. One more hydrogen is sharing electron. We have total of 7 electrons now. One more hydrogen came and shared its electron. Now what happened? Carbon has a total of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 electrons in the outermost shell. That means the octet rule is complete. You are having 8 electrons in the outermost shell. So क्या हुआ? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन गया है. 4 हाइड्रोजन लगे एक कार्बन के लिए तो हमने 4 बॉन्ड्स बनाए. इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज अ कंपाउंड. So what do you mean by compound? When 2 elements take or give electrons or share electrons, it is known as a compound. They will create a bond between them. ठीक है? And वो जो formation का process होता है, bond बनाने का या तोड़ने का जो process होता है, उसको हम लोग बोलते हैं reaction. What do we call it as? We call it a reaction. Now, reactions can be of 2 types. We have 2 types of reaction. First is physical reaction and the another type is called as chemical reaction. What do you mean by physical reaction and chemical reaction and what is the difference? There is a huge difference between both of them. ठीक है? Physical reaction हम लोग अपनी आंखों से
या हमारे सेंसेस से नोटिस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फिजिकल रिएक्शन इज ओनली इट इज रिवर्सिबल. एक सिंपल पॉइंट ले लेते हैं कि ये क्या है, रिवर्सिबल है. केमिकल रिएक्शन इज irreversible. Or we can say even if it is irreversible, it is permanent. Generally क्या होता है, वो permanent होता है. Physical reaction reversible है, मतलब easily वो reaction उल्टा जा सकता है. Chemical reaction generally क्या होता है, it is permanent. For example, I took water. ठीक है, पानी का एग्जाम्पल लेते हैं. पानी 3 फॉर्म में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. करेक्ट, मतलब ये आइस के फॉर्म में. नेक्स्ट, इट इज इन फॉर्म ऑफ वाटर. नेक्स्ट, गैसियस फॉर्म में हम लोग उसको बोलेंगे वाटर वेपर. किया है हमने ये. आइस, वाटर और वाटर वेपर में केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, H2O. वाटर में भी उसका फॉर्मूला क्या है, H2O. गैसियस स्टेट में भी उसका फॉर्मूला क्या है, H2O. Meaning the elements hydrogen and oxygen are not changing in its solid, liquid and gaseous form. Only what is changing, whether it is उसका state is changing. ठीक है, तो इस चीज में अगर मैंने सॉलिड को हीट कर दिया तो वो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड को हीट कर दिया तो वो गैस हो जाएगा. अगर मैंने गैस को कूल कर दिया वो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड को कूल किया तो इट विल बिकम अ सॉलिड. सो व्हाट आई मीन हियर इज द केमिकल फॉर्मूला इज नॉट चेंजिंग. द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम इज नॉट changing. So such types of change is called as physical reaction, where the chemical composition of your compound remains the same. ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में हमारे पास जो केमिकल था वो तो सेम है, सिर्फ उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो गया. सो सच रिएक्शन कम्स अंडर फिजिकल रिएक्शन. नाउ व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन मतलब एक बार कोई चीज बन गई तो उसके बाद में उसको उल्टा लेके जाना इज वेरी डिफिकल्ट. सॉलिड को लिक्विड और लिक्विड को सॉलिड बनाना इजी है, टेम्परेचर चेंज कर लो. बट फॉर एग्जाम्पल मैंने दूध ले लिया, दूध को मैंने दही बनाने लग दिया. वंस इट इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड, कैन यू मेक इट अगेन मिल्क? कैन यू कन्वर्ट इट बैक इनटू मिल्क? कैन नॉट डू इट, राइट? एक बार वो दही बन गया तो हम उसको वापस से दूध नहीं बना सकते हैं. सो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज परमानेंट रिएक्शन. उसके अंदर कुछ तो ऐसा हुआ कि अब वो वापस से हम इजीली चेंज कर नहीं सकते. सो दैट रिएक्शन कम्स अंडर केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल. ठीक है, तो अभी इसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. टेक्स्ट बुक में हमारे पास टेबल है, तो उन्होंने एक कॉलम बनाया है फिनोमेनन का. Then they have said whether it is a physical reaction or it is a chemical reaction. ठीक है, first reaction they have given is transformation of ice into water. Transformation of ice in water. अभी हम लोग ने देखा आइस को पानी में कन्वर्ट करना केमिकल है या फिजिकल है. We just check it is a physical reaction because केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा पानी का. नेक्स्ट दे आर सेइंग कुकिंग ऑफ फूड. खाना बनाते समय हम लोग चीजों को मिक्स करते हैं, बहुत सारे मसाले डालते हैं. वी कुक आवर वेजिटेबल्स. वंस यू कुक योर वेजिटेबल्स, कैन यू कन्वर्ट इट बैक इनटू अनकुक्ड फॉर्म? एक बार मैंने उसको पका लिया तो क्या वापस मैं उसको कच्चा खा सकती हूँ क्या? cannot do it. So it is a permanent change. तो किसके अंदर आएगा? Chemical reaction के अंदर आएगा. It is chemical reaction. Okay. Next example they have given of ripening of food, fruits. Fruit जब ज्यादा पक जाते हैं, क्या हम उसको फिर से कच्चा कर सकते हैं? We cannot do it. So मतलब उसमें कुछ permanent changes हुए तो उसको हम बोलते हैं it is a chemical change. Next,
नेक्स्ट एग्जांपल दे हैव गिवन ऑफ मिल्क टर्न्ड इनटू कर्ड। हम लोग कर चुके हैं, अभी जस्ट मैंने कहा दूध को दही में कन्वर्ट करोगे तो कौन सा चेंज होगा? इट विल बी अ केमिकल चेंज। वन, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वी हैव डन दिस अगेन। वाटर को हम इवेपोरेट करेंगे। इवेपोरेशन ऑफ वाटर मींस हीटिंग ऑफ लिक्विड, turning it into water vapor, so it will be under physical reactions. Next, digestion of food in the stomach. डाइजेशन ऑफ फूड, खाना हम खाएंगे, पेट में जाएगा, एसिड होता है पेट के अंदर, वो एसिड हमारे खाने को पूरा डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट करेगा मतलब इट विल रिएक्ट विद आवर फूड, बिकॉज ऑफ व्हिच विल गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स, करेक्ट? सो दैट प्रोसेस, इज इट रिवर्सिबल? इट इज नॉट रिवर्सिबल, सो इट विल बी अंडर केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट they have given a reduction of naphtha balls exposed to air. Now what is naphtha balls? नाफ्थलीन की गोलियां हम लोग अपने कपड़ों के बीच में रखते हैं, व्हाइट कलर की गोलियां होती है, उसको लोग नाफ्थलीन बॉल्स बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। That balls we keep it between our clothes so that it doesn't smell during rainy season, correct? Or we keep it between clothes which we are going to store for a very long time. वो जो गोली होती है वो बहुत अच्छी स्मेल करती है, पर अगर नोटिस करो तो वो टाइम के साथ में साइज में छोटी होती जाती है, करेक्ट? व्हाई डज इट रिड्यूस इन साइज विद टाइम? नाफ्थलीन बॉल्स आर समथिंग जो ना सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर के फॉर्म में क्या होता है, हम लोग आइस को पहले लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, फिर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं। बट इन नाफ्थलीन बॉल्स का जो केस होता है, वहां पे सॉलिड से लिक्विड जाने की जगह एंड देन गैस जाने की जगह इट डायरेक्टली गोज इनटू गैसियस स्टेट। नाफ्थलीन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो चेंज होता नहीं है। सॉलिड से डायरेक्टली इट इज गोइंग टू गैसियस स्टेट, बट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ नाफ्थलीन डज नॉट चेंज। सो साइज रिडक्शन ऑफ नाफ्थलीन बॉल्स is a physical change. Okay. Next we'll take an example as breaking of glass. They have given, अगर मैंने ग्लास को नीचे गिरा दिया, वो शाटर हो गया, तो अभी उसका जो चेंज है वो केमिकल है या फिजिकल है? ग्लास का केमिकल फॉर्मूला चेंज हुआ नहीं है। उसमें क्या चेंज हुआ? वो अभी सॉलिड फॉर्म में था प्रॉपर, ना वो शाटर हो गया, उसके टुकड़े हो गए, बट ग्लास तो ग्लास ही रहेगा। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज इनटू मेटल, सो द चेंज इज अ फिजिकल चेंज। क्लियर? हम लोग ने अभी तक क्या किया? वी अंडरस्टूड कि रिएक्शंस क्यों होते हैं। क्यों? क्योंकि हमको आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेते हैं, या तो शेयर करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट we saw two types of reactions, physical reactions and chemical reactions. Physical reactions are reversible, chemical reactions are generally irreversible, they are permanent. We saw few examples जहाँ पे हम लोगों ने physical और chemical reactions में distinguish किया। ठीक है? So now we are going to look at more details inside it. ठीक है? So let's start with that. They have given you a reaction जिसमें से उन लोगों ने तुमको बताने की कोशिश की है कि केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं। ठीक है? फॉर एग्जांपल दे टोल्ड यू कि फिजिकल रिएक्शन में हम लोगों ने वाटर का एग्जांपल लिया था, इट कन्वर्ट्स इनटू आइस एंड एयर गैस। नाउ केमिकल रिएक्शन में दे हैव गिवन यू एग्जांपल ऑफ कोल। कोल इज मेड अप ऑफ कार्बन। हम लोग कोल को क्यों यूज करते हैं? फ्यूल जैसे हम लोग उसको जलाएंगे तो उसमें से हमको हीट मिलती है, करेक्ट? सो कोल को हम लोग जब बर्न करते हैं एयर के प्रेजेंस में, एयर में होता है ऑक्सीजन, ठीक है? सो कोल एंड ऑक्सीजन विल कंबाइन टू गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड। पहले मेरे पास कोल था, अब मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया। फर्स्ट आई हैड कार्बन एंड ऑक्सीजन सेपरेटली, it was in solid state, it was in gaseous state. Now both of them combine to give me a compound जो इनके जैसा नहीं है। तो इस रिएक्शन को
लोग बोलेंगे इट इज अ केमिकल रिएक्शन बाय द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज चेंजिंग। पहले जो था और बाद में जो बन गया उसके केमिकल फॉर्मूला में चेंजेस है। ओके, नेक्स्ट वीडियो विल गो अहेड विद दिस चैप्टर।